हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है पहले हम उसको समझते हैं फिर उसके आगे समझेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म का होता है। ठीक है, जहां पर इसको क्या बोलते हैं, an x के पावर n an माइनस वन एक्स के पावर n माइनस वन, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल होगा और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर वो डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि an है, an माइनस वन है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप an लिखे an माइनस वन लिखें, वहां पर a1 a2 a3 a4 a5 a6 कुछ भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये an है an माइनस वन ऐसे करके लिखते जाना है, ये जनरल फॉर्म है बस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो x के पावर n है, x के पावर n माइनस वन है, x के पावर फिर उसके बाद घटते घटते 3 हो गया, 2 हो गया, x पावर 1 हो गया। ठीक, ये क्या है, वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल्स। अब कहेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो जुड़ा है वो होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वही कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर 2xy, अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x पूछ लिया, तो कोफिशिएंट ऑफ x पूछा यानी x के साथ जो लगा हुआ है ये दोनों ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट का मतलब यही नहीं होता है कि जो ये x के साथ जुड़ा हुआ है, हम पूछ किस तरह है ये बात होता है। अगर मैं यही पूछ देता कोफिशिएंट ऑफ 2 क्या होगा, तो यहाँ पर xy हो जाएगा। तो कोफिशिएंट का मतलब समझ सकते हैं आप, कोफिशिएंट जब भी पूछेगा तो देखिए वो कहाँ है, कौन से वाले टर्म में है, और उस टर्म के साथ जो जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जुड़ा होगा वही कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉलिनोमियल समझ गए, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या होते हैं ये समझ गए। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है ये समझ गए। अब कांस्टेंट वेरिएबल तो जानते ही हो, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि पहले से ही हमें पता होती है, नोन होती है। ठीक, और वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन वहीं पे वेरिएबल की बात करें तो अननोन क्वांटिटी होती है जिसे हमें फाइंड आउट करने होते हैं सॉल्व करके। ठीक है, ये पता चल गया। अब पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म पता चल गए, कोफिशिएंट क्या होता है ये पता चल गया। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल इस प्रकार का हो, ax प्लस b इस फॉर्म का हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वेरिएबल की, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल आपको दिख रहा है x, x के पावर कितना है 1, तो यहाँ पर डिग्री 1 है। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी में क्या आता है, इसके रूट्स आते हैं। रूट्स का मतलब क्या, x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। यानी अगर मैं लिखूं ऐसा वैल्यू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जो यहाँ पर पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट करना आगे सीखेंगे भी। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, तो इसको उधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे x ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको उधर भेज देंगे। अब ये रही आपकी x की वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 5 बाई माइनस का 5 बाई 2 प्लस 5, तो यहाँ पे ये LHS लिया हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये से कट गया तो माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये होता है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। अभी ये सब चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इतना पढ़ रहे हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, अगर कोई इस प्रकार का पॉलिनोमियल हो px इज इक्वल टू ax के पावर 2 bx प्लस c, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, डिग्री है 2। अब यहां पे मैंने बताया था कि रूट्स कितने होंगे, अगर लीनियर है तो इसके रूट्स होंगे 1। रूट्स को हम ये भी बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अलावा भी क्या बोलते हैं, जीरोस। क्या बोलते हैं, जीरोस। तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद जो px इज इक्वल टू ax के पावर 3 हो, bx स्क्वायर हो, cx हो प्लस d हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3। कितनी है, 3।
तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जो रूट्स होंगे या जीरोस होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो होता है बाइक्वाड्रेटिक। क्या होता है? बाइक्वाड्रेटिक। ax के पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस, ठीक है, इसको बोला जाता है बाइक्वाड्रेटिक। लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें बस लीनियर और क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, ठीक है। इसके रूट्स होंगे 4। अब यहां पर आप कहेंगे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पर ये ए बी सी है वो रियल नंबर होने चाहिए। ए बी सी जहां पर ये सब है इसमें रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन इस वाले में ए 0 नहीं होना चाहिए, इस वाले में 0 नहीं होना चाहिए, इस वाले में भी ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी बताते हैं। देखो, अगर यहां पर ये a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये कांस्टेंट बचा, यानी अब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहां पर भी अगर ये a 0 हो गया यानी ये फिर क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसलिए जो भी हायर डिग्री के साथ वाला जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो जस्ट उसके पिछले वाला पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन लिखते हैं 2x + 4, ये लीनियर है, ठीक है। यहां पर लिखते हैं 2x² + 4x + 8, ठीक है, ये लिख दिया, ये है क्वाड्रेटिक। अब मैं लिख रहा हूं 3x³ 4x के पावर 2 3x + 4 = 0, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। अब मैंने जो बोला था कि a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो चाहे ना हो, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तब भी ये पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इनमें से कोई भी 0 हो सकता है तो भी ये लीनियर कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा और ये क्यूबिक कहलाएगा। बस इनकी जगह पे क्या लिख दिया जाएगा? इसको लिख दिया जाएगा 0x + 0, यहाँ पे भी 0 लिख दिया जाएगा, यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 0x² + 0x + 0, समझ गए? तो यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बताते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ ऐसा भी पूछता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे अगर मैं लिखूं √2x² + 4x + 2, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये बताना है। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जो भी था वो कंडीशन ट्रू है। जैसे यहाँ पर ये देखिए रियल नंबर है, ठीक, और ये वेरिएबल्स हैं, सही फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं यही ऐसे लिख दूं 2x के पावर -1 + 4, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि x की जो डिग्री है वो एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसा भी नहीं हो सकता √x + 5x + 3, ये भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब आगे आते हैं, अब आगे सीखते हैं क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है, px = k, यानी कि पॉलिनोमियल कोई x का है या फिर कोई भी है, यहाँ पर जैसा भी रहेगा बस एक पॉलिनोमियल है, जैसा भी है वो 5 मान लीजिए, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x के पावर कितना है? 0 है, x के पावर कितना है? 0, ठीक, और x के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर जब भी डिग्री पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, डिग्री पूछी जाएगी तो 0। अब इसी में आता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि 0, ठीक है, क्या है? 0, ठीक। अब यहाँ पे जब पूछी जाएगी डिग्री, तो डिग्री यहाँ पर नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको रब करते हैं और अगले पार्ट को बताते हैं। अब हम सीखेंगे वैल्यू निकालना किसी भी पॉलिनोमियल का किसी कांस्टेंट वैल्यूज पे। जैसे यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, अब हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ px एट x = k, यानी हमें कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा और एक कांस्टेंट वैल्यू दी रहेगी, उसको पुट करके हमें अपने पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। जैसे अगर मैं कहूँ एक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया
2x² प्लस 5x प्लस 4 ये लिख दिया। और हमें फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि इसमें जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या करना है 2 पुट करना है, तब जाके मेरे इस पॉलीनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं x के जगह पे 2 पुट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करूंगा, जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करूंगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन एट समहाउ कहीं एक ऐसा इक्वेशन आ जाए px इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एट x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे पुट करते हैं -2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर -2 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू, ठीक है, सॉरी इस पॉलीनोमियल में x की वैल्यू -2 रखने पे ये 0 हो जा रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल बेसिकली वो एक ऐसा वैल्यू होता है किसी भी पॉलीनोमियल का जिसको रखते ही पूरा पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। तो ये मैंने पहले भी बता दिया था कि रूट्स और जीरोस कितने आते हैं, जैसे लीनियर के 1 आते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 आते हैं, क्यूबिक के 3 आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे बताते हैं, जैसे इसको रब कर लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ px इज इक्वल टू 4x प्लस 5 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा px यहाँ से 0 हो जाए, यानी इस ये पॉलीनोमियल 0 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी 4x इज इक्वल टू -5, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू -5/4 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा करके क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो p इज इक्वल टू p एट x इज इक्वल टू, ठीक है, -5/4 पे रखेंगे, x के जगह पे -5/4 पुट करेंगे और प्लस का 5 यहाँ से ये कटेगा, -5 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक मेथड है। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अगर हमें लीनियर का फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पर x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/। अब -b/, ये क्या होता है, तो हम जानते हैं लीनियर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस b होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है माइनस ये वाला, और b की वैल्यू कितनी है 5 है। देखिए डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। जो हमने यहाँ से निकाला था वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म, क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते हैं, और इसी चैप्टर में हमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना है, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, वो भी सिखाते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं वो बताएंगे। अगले चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशनिंग चैप्टर जब आएगा तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलग अलग मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं यही आपको पढ़ा देता हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं ये देखिए। यहाँ पर जो a है और ये जो c है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो वो प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगा उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला टर्म लाते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 6 करेंगे तो कितना होता है 12, ठीक है। और अगर हम यही देखिए, अगर हम 6 + 2 करें तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब ये जो बीच वाला है वो प्लस करके ही आने वाला है। तो हम यहाँ पर अगर ये लिख सकते हैं माइनस का 6x और माइनस का 2x लिख दें तो माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं ना, -6x और प्लस माइनस का 2x कर रहे हैं, तभी तो आ रहा है -8x, ठीक है। ये बताता है, यहाँ का जो साइन ये बताता है कि हमें प्लस करके आएगा बीच वाला या फिर माइनस करके आएगा, तो यहाँ प्लस करके आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 2x², ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 6x और यहाँ पर क्या है प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा x माइनस कॉमन, और यहाँ पर क्या कॉमन है 6 कॉमन है माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि हमें यहाँ पर x प्लस में चाहिए और ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे 6
-6 दोनों कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा, और यहाँ से माइनस निकाल रहे हैं तो एक माइनस रह जाएगा, तो x माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कॉमन है तो x माइनस 1 ले लेंगे, और यहाँ से 2x माइनस का 6 और इज इक्वल टू 0, यानी x की, अब एक बार बताओ, ये दो मल्टीप्लाई है और ये 0 कब होंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो यानी एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 6/2 यानी कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब हमें जब रिलेशन निकालना होगा, ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट के जीरोस में, तो हम एक वैल्यू को क्या मान लेंगे अल्फा और दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा, इसी को क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पर माइनस बी लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, ये b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक। इसको चेक करते हैं, ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्या होता है कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 3, और यहाँ से इक्वेशन में से माइनस b यानी कि माइनस का a अपॉन में a यानी कि 2, कितना आ जाएगा 4, और इधर भी क्या आ रहा है, ये 8/2 यानी कि 4 आ रहा है, ठीक है, यानी ये सही है, ठीक है। अगला क्या हमें देखना होता है प्रोडक्ट, यानी सम मल्टीप्लाई इन दोनों जीरोस का, यानी अल्फा इनटू बीटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो c/a होता है, ठीक। तो c/a यानी अल्फा 1 है, बीटा 3 है, c की वैल्यू कितनी है 6 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3, यानी हमने क्या किया, जीरोस भी फाइंड आउट कर लिया और इनके जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब एक और इक्वेशन देखते हैं, जहां पर ये देखिए माइनस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बीच वाला है वो क्या करेगा, माइनस करके ही आएगा। देखते हैं यहाँ पर 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है 6, 6 को हम और भी किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। अगर मैं 6 माइनस का 1 कर दूं, ठीक है, 6 माइनस 1 कर दूं तो 5 आ जाएगा, है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 6x माइनस का x, तो आ जाएगा मेरा 5x, इसको रखते हैं यहाँ पर, तो लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक है, माइनस का x, ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। यहाँ पर 3x स्क्वायर, अब इसमें से कॉमन लूंगा, अब इसमें से क्या लूंगा कॉमन क्या लूंगा 3x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो x इज इक्वल टू -2 और दूसरा x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1/3, ठीक। अब हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है, रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा इसको माने हैं और बीटा इसको माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे -2 प्लस 1/3 माइनस बी यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो, और a की वैल्यू कितनी है 3, इसको सॉल्व करते हैं 3 हो जाएगा, 3 2 6, ठीक, और ये प्लस का 1, ठीक, यानी कि -5/3 और इधर भी -5/3, यानी ये रिलेशन प्रूफ हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे जो कि c/a के बराबर होता है, c/a के बराबर यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा दिया है -2, बीटा दिया है 1/3, और c की वैल्यू कितनी दी है -2 और a की वैल्यू कितनी दी है 3, ठीक है, -2/3 -2/3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड आउट करना हमें आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या होगा, कई ऐसे इक्वेशंस होंगे जहां पर हमें दिया रहेगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हमसे बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए, ठीक है, तो वो देखते हैं। अब आपको सिखाएंगे कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए रहेंगे तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको दे दिया जाए सम ऑफ जीरो जो कि -3/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया जाए 2, ठीक है, और आपसे बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए, तो इसको करने के लिए दो मेथड्स आपको बताता हूँ। पहला मेथड देखिए, जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ठीक है, और ये -b/a रखिए, तो
तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस b जो है वो -3 के बराबर है, तो यहाँ पे काटेंगे तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3, a की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है तो इसी बाई है, यानी यहाँ पे 1 है, यानी a की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा c की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अगर हम जानते हैं जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, ठीक, यही होता है। अब यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, 1x², b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपकी 3 है, 3x हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन तैयार हो जाएगा, x² + 3x + का 2 = 0। अब ये मेथड थोड़ा सा ना कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी करता है कई ऐसे इक्वेशंस में, तो इसके एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला, जो कि किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का होता है, ठीक। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने का होता है k टाइम्स ऑफ x² प्लस माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस अल्फा बीटा = 0, ठीक है। आप चाहें तो बस डायरेक्टली ये भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, px = x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस अल्फा बीटा = 0। ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है -3, तो -3 रखते हैं इनटू x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x², ठीक, यहाँ पर +3x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये आ गया डायरेक्ट, ठीक है। और ये आ गया आपका उस तरीके से, तो यहाँ से ये है आपका मेथड नंबर 2, क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, यानी ग्राफिकल जो मेथड्स हैं उसको देखना है, ठीक है। ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है ये देखना है, ज्यादातर आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन आपको देखना होगा क्योंकि कई ग्राफ्स आपको दे दिए जाएंगे, वहां से आपको इंटरप्रेट करके उसके आंसर देने होंगे जो डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको हम ग्राफ कैसे रीड किया जाता है या ग्राफ कैसे बनता है ये बताएंगे, ठीक है। और उसके बेसिस पे कई क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ से डायरेक्टली, बस ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा जीरोस कितने हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, अब सिलेबस में शायद कई लोगों के सिलेबस में है, कई लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक, लेकिन आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उससे रीड करके आपको जीरोस बताने हैं। तो आप देखते हैं ग्राफ में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर के बारे में। तो लीनियर से मतलब समझ में आ रहा होगा कि लाइन, यानी लीनियर का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जैसा कि अगर मैं कोई भी इक्वेशन ले लिया 2x + 3 = 0, अब इसका ग्राफ बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको y के बराबर मान लूंगा, यानी मैं इसको जनरली लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा px = 2x + 3, मैं यहाँ पे y भी लिख सकता हूँ, y = 2x + 3, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पर x लिखूंगा, यहाँ पे y लिखूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो -1 पुट करेंगे -2 हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा, -2 प्लस का 3 यानी कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, अगर इसको मिला देंगे हमारा स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा। तो यही हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो हमें पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट मिल गए, एक क्या मिल गया 0,3, और दूसरा क्या मिल गया -1,1, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4, -1 -2, और ये -1 -2 -3, और ये 1 और ये 2 और ये 3, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा वहां पर। और ये है आपका y, ये है आपका x' और ये है y'। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x, 0,3। तो x में ना इधर जाना है ना उधर जाना है, x की वैल्यू कितनी है 0 है, यानी यहाँ पर होगा, और उसके बाद y में कितना जाना है 3, यानी यहाँ आना है। तो ये जो है पहले वाले का, ये a वाले का आया है यहाँ पर a, ठीक। और जो दूसरा वाला है ये b है, ठीक है। तो x में किधर जाना है, -1 है तो इधर आना है, यहाँ आ गए, और y में +1 यानी यहाँ आना है, ठीक है। ये आपका b। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, यहाँ से ऐसे मिला दिया जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस है और क्या सॉल्यूशन है। अगर ग्राफ अच्छे से बनाया गया है तो आप बता सकते हैं, ठीक है।
तो इसके पास एक ही सोल्यूशन है जो कि ग्राफ पे एक ही बार काट रहा है, और फाइंड आउट करना तो आप सीख ही चुके हैं मेथड से, क्लियर है। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है। क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक। बस मैं आपको ग्राफ बनाना नहीं सिखाऊंगा, आपको इतना बताऊंगा कि ग्राफ कैसा बनता है, उसका नाम क्या है, ठीक। और अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितने जीरोस हैं, ठीक। देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आता है जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला बेसिकली एक ऐसा यू शेप का होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला जो होता है वो दो तरीके का बनता है, एक अपवर्ड बनता है, डाउनवर्ड बनता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। तो कब अपवर्ड बनेगा कब डाउनवर्ड बनेगा ये भी बता सकते हैं। अगर ये जनरल फॉर्म है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो बनेगा अपवर्ड। क्या बनेगा? अपवर्ड, ठीक है, यानी ऐसे बनेगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है तो बनेगा डाउनवर्ड। क्या बनेगा? डाउनवर्ड, ऐसे, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपको y में दे दिया जाए ना, यानी ऐसे दे दिया जाए ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उस केस में ऐसे और ऐसे बनता है, ठीक है। तो वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस x वाले जाने हैं, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो सेम उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस का 4, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर वही सेम मेथड यूज करेंगे, x लिखेंगे y लिखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 -3, ठीक है, -4, तो -3 -4 यानी -7 और +1 यानी कितना हो जाएगा आपका? -6, यानी अगर 1 रख रहे हैं तो -6। ऐसे करते 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 बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद कोऑर्डिनेट बनाएंगे, फिर ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे और उसको पुट करेंगे, तब जाके आपका एक ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक। अब इसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ के कि कितने सॉल्यूशन हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए ऐसे तो आप बोलेंगे 2 सॉल्यूशंस हैं, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, ठीक। अब आपसे पूछ लिया जाए ऐसे, ठीक है, तो कितने सॉल्यूशंस हैं, तो बोलेंगे एक सॉल्यूशन है क्योंकि एक ही बार काट रहा है, ठीक। और अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, ऊपर पूछता हूँ आपसे, ठीक है, यहाँ पूछता हूँ, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, ठीक, तो आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। यानी अगर हमें ग्राफ के क्वेश्चंस लिखने हैं तो ग्राफ में बेसिकली हम ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर x वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो x पे कितनी बार वो कट कर रहा है, तो वहां पर जितनी बार कट करेगा वो उतने सॉल्यूशंस होंगे उसके। अगर y वाला वेरिएबल वाला होगा तो y एक्सिस को जितनी बार काट रहा है उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। अब एक ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है, ऐसा दे दिया जाए तो इसके पास कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इसके पास हो जाएंगे 3, क्योंकि ये 3 जगह काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे चैप्टर को आपको समझा दिया है। अब आपको वही रूल फाइंड आउट, वही रूल अपनाना है। क्या अपनाना है? आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको सैंपल पेपर लगाने हैं, और कोई चीज ना समझ में आए आपको क्या करना है? सीधे सर्च करना है गूगल पे, ठीक, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टा हैंडल पे डीएम कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।